नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने कल भारत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुए एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर सरकार इसी रफ्तार से उधार लेती रही तो 2028 तक देश पर जीडीपी का 100% कर्ज हो जाएगा। यानी जब भारत को साल 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का आकलन है, उस वक्त देश विदेशी और बाहरी कर्ज से लबालब होगा। सवाल यह भी है कि भारत इतने अंधाधुंध तरीके से कर्ज क्यों ले रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश ने तरक्की के कई आयाम स्पर्श किए हैं। लेकिन बड़ा झोल यह भी है कि मनमोहन सरकार ने अपने 10 साल में जितना कर्ज लिया, वर्तमान सरकार ने उसकी तुलना में 192% कर्ज उठाया है। कर्ज लेकर विकास करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब कर्ज से कोई रिटर्न प्राप्त नहीं होता है। मोटे शब्दों में समझे तो अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना ही पड़ता है। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है, इससे राजस्व घाटा बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का खर्च राजस्व कमाई से ज्यादा है। आमतौर पर राजस्व घाटा तब ज्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहां खर्च करती है जिससे बिल्कुल भी रिटर्न नहीं होता है। मजे की बात यह भी है कि इस सरकार ने भी कर्ज के पैसे की बंदरबाट की है और लाखों करोड़ों रुपया अब भी लुटा रही है। इसी कर्ज लो घी पिलाओ पॉलिसी के चलते 142 करोड़ भारतीयों पर 1,40,000 रुपए का कर्ज हो गया है। यानी देश की 67% आबादी अपने हिस्से के कर्ज को फिलहाल तो नहीं चुका सकती है। साल 2014 में भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की बात की जाए तो 23 करोड़ की मदरसा कौम वाले हर जाइल पर 2,17,000 रुपए का कर्ज है। पर पाकिस्तान से भारत की तुलना यहां इसलिए जरूरी हो जाती है कि कर्ज पॉलिसी में भारत उसी की राह पर बढ़ रहा है। 24 फरवरी 2019 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत भूमि धारक और पात्र किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। साथ ही दावा किया गया था कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेगी। पर हकीकत में यह एक वोट हासिल करने का हथकंडा था, जिसमें मुफ्त में रेवड़ी की तरह पैसा बांटा गया, वह भी घरेलू और विदेशों से कर्ज लेकर। सरकार हर साल 60,000 करोड़ रुपए किसानों के नाम पर बांट रही है, जिसका कोई भी रिटर्न नहीं आना है। जानकर हैरानी होगी कि देश में करोड़ों किसान गलत ढंग से योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिन सीमांत और छोटे किसानों के लिए योजना लागू की गई थी, वह हाशिए पर चले गए हैं। नतीजा यह हुआ कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सरकार ने कर्ज लेकर मुफ्त में बांट दी है। कुछ लोगों को सच नागवार गुजर सकता है, पर हकीकत यह है कि हर भारतीय के ऊपर लदे कर्ज में इससे भारी बढ़ोतरी हो गई है। यह सिर्फ इसलिए किया गया कि वोट बैंक की ताकत मजबूत रहे। मूर्खतापूर्ण तर्क यही है कि 2019 से 2022 तक प्रत्येक किसान को 24,000 रुपए देकर उनकी आय डबल करने का ढिंडोरा पीटा गया। इसी तरह 2015 में पीएम आवास योजना शुरू हुई थी, जिसमें सरकार घर बनाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। यह योजना 2024 तक के लिए लागू की गई थी। इस योजना में भारी खेल हुआ है और सरकार ने बिना कुछ रिटर्न लिए ही पैसा लुटा दिया। अगर सरकार चाहती तो महीने में कुछ रुपए रिटर्न के रूप में ले सकती थी और 2.5 लाख की राशि को ब्याज मुक्त रख सकती थी। नतीजा यह हुआ कि अपात्र लोगों ने भी इसमें हाथ साफ कर दिए। इतना ही नहीं, इस योजना में उन समुदायों के सबसे ज्यादा घर बने जो सरकार को वोट ही नहीं देते हैं। कहने वाले तो यही कहते हैं कि पीएम आवास योजना का एक बड़ा हिस्सा यही लोग हड़प गए। पहले इस योजना का बजट 48,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन 2022-23 में इसे बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी कर्ज के पैसे को बांटा तो गया, पर रिटर्न बिल्कुल शून्य रहा। कुल मिलाकर सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस योजना पर लुटा दिए। यह जानकर हैरानी भी होती है कि जो सरकार रेवड़ी कल्चर को देश के लिए खतरनाक बताती है, वह खुद दूसरे दरवाजे से इसी रेवड़ी कल्चर को अंजाम दे रही है। खींच तब ज्यादा बढ़ती है जब पता चलता है कि सरकार ने किसान निधि के नाम पर हमें एक साल में 6,000 रुपए दिए, लेकिन हमारे ऊपर चढ़ा कर्ज
30,000 रुपये से भी ज्यादा बढ़ गया। कुछ लोग सोचेंगे कि इससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, सरकार हमसे मांगने थोड़ा ही आएगी। लेकिन जब गैस, बिजली, तेल और अन्य टैक्स का बोझ बढ़ता है तो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। पर सरकार इसी माध्यम से लोगों को दी गई खैरात से कई गुना निकाल लेती है और फिर कर्जों की ब्याज अदायगी और उनकी वापसी पर खर्च करती है। पर यह खतरा यहीं तक सीमित नहीं है, इसका सबसे बुरा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। एक वक्त आता है जब भैंस का गाय के नीचे और गाय का बछड़ा भैंस के नीचे की स्थिति खत्म हो जाती है। तब पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हालात बनते हैं और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रेत के टीले की तरह दरक जाती है। ऐसी ही मुफ्त राशन और मनरेगा जैसी स्कीमें हैं जो देश को तबाही की ओर ले जा रही है। यह सब बंदरबाट सरकार की कमाई से नहीं बल्कि घरेलू और विदेशों से लिए कर्जों से भरपाई की जा रही है। मनरेगा में तो झोली झोल भरे पड़े हैं, वहीं मुफ्त राशन योजना में सरकार कुछ रिटर्न हासिल करके बोझ को कम कर सकती थी, लेकिन वोट बैंक की पॉलिसी का मोह कोई भी सरकार नहीं छोड़ सकती है। देश अंततः बाढ़ में ही जाता है। साल 2010 में देश के ऊपर कुल कर्ज महज 10 लाख करोड़ रुपए था। यूपीए सरकार ने 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर इसे 31 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया, जिसमें मोटा पैसा मनरेगा जैसी योजना में लुटाया गया। वहीं इस सरकार ने भी कर्ज लेने के नए रिकॉर्ड तैयार कर दिए। अचरज की बात यही है कि कर्ज लेते वक्त सरकार ने अपनी आमदनी भी नहीं देखी और अपने खर्चों को भी नजरअंदाज कर दिया। परिणाम स्वरूप देश के ऊपर कर्जों का पहाड़ खड़ा हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही इसी पॉलिसी पर चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश अमेरिका भी कर्ज लेने के मामले में भारत से कहीं आगे है। इसी तरह जापान और चीन पर भी भारी कर्ज है, पर जो कर्ज लिया है उसे चुकाने का जरिया भी होना चाहिए। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में सबसे आगे है। चीन, अमेरिका या जापान में ऐसी मुफ्तखोरी की नहीं खिलाई जाती है। ऐसा इसलिए कि यहां पर अभी तक वोट बैंक कल्चर वाली पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित की नीतियां मजबूत स्थिति में हैं। जबकि भारत में फलाना ढमका किसान मजदूर की वोट पॉलिसी खतरनाक स्तर को पार कर चुकी है। भारत के लिए चिंता की बात यही है कि उसके ऊपर जीडीपी के मुकाबले सरकारी कर्ज 90.6% हो गया है। वहीं पाकिस्तान 83.4% और चीन 68.9% के साथ भारत से कहीं पीछे है। पाकिस्तान की कर्ज पॉलिसी ने उसकी क्या दुर्गति कर रखी है उसे पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ किंतु परंतु को भूल जाए तो कल को इस देश को भी ऐसी स्थिति को झेलना पड़ सकता है अगर देश इसी ढर्रे पर चलता रहा तो। हालांकि साल 1991 में भारत इस संकट को भुगत चुका है। उस समय देश के पास आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा था। ऐसे में भारत ने सोना गिरवी रखकर कर्ज जुटाया था। हालांकि आज भारत का फॉरेक्स रिजर्व 600 अरब डॉलर से भी ऊपर है, पर यह भारी कर्ज कभी भी मुसीबत बन सकता है। जब सोवियत संघ टूटकर रूस के रूप में अस्तित्व में आया तो तब उसने भारत से अपने तमाम कर्ज वापस मांग लिए थे। यह साल 1991 की ही बात है। यानी कर्ज लेकर वो विकास करना तो सही है जो रिटर्न वापस करता है, लेकिन कर्ज के पैसे से मुंह पर करीब लगाकर या तशरीफ को चमकाना खतरनाक प्रवृत्ति है। इसलिए कर्ज का सही उपयोग करके भविष्य की पीढ़ी को स्वावलंबी बनाने की एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।